एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ है। अगर हमने 10 न्यूटन तो हम इसको 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच के यहाँ पर अगर मैं एरो हेड लगा दूँ तो वो 10 न्यूटन की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इस तरीके से 50 मीटर पर सेकंड एट 150 विद एक्स एक्सिस 150 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर करके यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 50 सेंटीमीटर अगर हम 50 मीटर पर सेकंड तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड अगर हमारे पास 1 यूनिट हो 1 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन हम खींच के 50 मीटर पर सेकंड को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्केल जो है वो हम अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं लेंथ के हिसाब से। 220 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ होता है। तो अगर हम जो है इसमें 10 मीटर जो तो 10 मीटर अगर ले लें एक यूनिट को या एक बॉक्स को, तो हम 22 बॉक्सेस को जब हम ऊपर की तरफ लेंगे तो वो हमारे पास नॉर्थ की तरफ 220 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस ये एंगल बन रहा है। और 24 के हिसाब से अगर हम इसमें स्केल लेना चाहें तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक यूनिट को अगर रिप्रेजेंट करे तो 24 हमारे पास रफली 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्केल जो है एक दफ़ा फिर हम अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, लेकिन एंगल या उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है P 4 सेंटीमीटर मेकिंग 45 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। जब 2P लेंगे तो 4 सेंटीमीटर के हिसाब से वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। -P के हिसाब से इसकी डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाएगी तो -4 सेंटीमीटर 0.5 होगा, तो 4 का हाफ हमारे पास 2 सेंटीमीटर बनता है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर है उसके रफली हाफ, लेकिन डायरेक्शन वही होगी -1.5। तो 2 सेंटी हमने जो है वो 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है 1 यूनिट या 1P, तो 1.5P जो है वो तकरीबन 6 सेंटीमीटर हमारे पास बन जाएगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन चूँकि वो अपोजिट है तो हम इस तरफ उसको लिख सकते हैं -1.5P। -0.5 तो ओरिजिनल का जो है वो हाफ, यानी कि 4 सेंटीमीटर का हाफ तकरीबन 2 सेंटीमीटर बनता है। और उसकी डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल जो हमारा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, तो ये उसके अपोजिट और लेंथ में उसके हाफ के बराबर होगा। तो -0.5P जो है वो तकरीबन इतने वेक्टर को जिसकी लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि A इज़ 3 यूनिट वेस्ट। अब हमारे पास वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ ये डायरेक्शन है। इनके हिसाब से 3 यूनिट वेस्ट जब हम जाते हैं तो 3 यूनिट 1 2 3 ये हमारा वेस्ट हो गया, यानी ये पहले वेक्टर यूँ गया। उसके बाद 3 यूनिट्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है तो 1 2 3 यहाँ पे, तो ये दूसरा वेक्टर इस तरह से गया। अब हमने चूँकि 2A + B है तो 2A + B का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आके हमारा वेक्टर जो फर्स्ट है 2A वो यहाँ पे आके ख़त्म होगा और B जो है वो यहाँ पे 3 यूनिट ऊपर की तरफ 1 2 3 ये हमारे पास B हो गया। अब जब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो इस वेक्टर को जो है वो मैं 2A + B कह सकता हूँ। ये जो दरमियान मैंने लगाया है इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ समझाने की खातिर था। इसी तरीके से जब A - 2B है तो A जो है अब वो नॉर्थ की तरफ हमने वेस्ट की तरफ जाना है तो 1 2 3 और 2B, तो B जो है वो वेस्ट नॉर्थ की तरफ है और चूँकि 2B यूनिट है तो वो ऊपर की तरफ, लेकिन -2B है तो ये अब नीचे की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये अब हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास -2B हो गया। तो वो ये -2B के पैरेलल हम यहाँ पे दूसरा वेक्टर लेंगे, तो यानी कि ये हमारा पहला वेक्टर हो गया A और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर हो गया -2B। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। इसी तरीके से अब ये जो हमारे पास आंसर आ गया इसको मैं लिखूँगा जी A - 2B।
अगला जो हमारे पास वेक्टर है जी वो है 3a। तो 3a के हिसाब से हम 9 यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट जो है वो हम वेस्ट की तरफ चले गए। उसके बाद हमारे पास 1.5b है, तो इसमें जो 1 2 3 और फिर 1.5 के हिसाब से अगर हम इसमें 1.5 ऐड कर 4.5 तकरीबन बनेगा ये। तो ये हमारे पास 3a हो गया और 1.5 भी जो है वो 4.5 के हिसाब से तकरीबन इतना ऊपर। तो अब हम आंसर निकालने खातिर टेल ऑफ द फर्स्ट फैक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट फैक्टर। तो ये हमारे पास फैक्टर आया है जी 3a प्लस 1.5b। तो हमने 1.5 जो है वो रफली 4.5 यूनिट जो है वो इसमें ऐड कर दिया फर्स्ट वेक्टर 3a में। अच्छा, इसी तरीके से 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी हमने यहाँ पे वेक्टर फाइंड किया हुआ है। वो जी इस वेक्टर को हमने जैसे पहले निकाला हुआ है उसको हमने बना दिया। फिर है हमारे पास a माइनस 2b, ये दूसरा वेक्टर भी हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये a माइनस 2 भी बनाया हुआ है और ये जो है हमने 2a प्लस बी बनाया हुआ है। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास ये पैरेललोग्राम लॉ है। मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूंगा और जहाँ पे इसका डायगोनल बनेगा, अब मैं यहाँ पे इसको रफ बना रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसको ग्राफ पेपर के हिसाब से ठीक तरीके से बनाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन बहरहाल ये जो हमारे पास दो वेक्टर हमने यहाँ पे बनाए 2a प्लस बी और दूसरा वेक्टर a माइनस 2b, उन दोनों वेक्टर से हमारे पास पैरेललोग्राम के जी दो साइड्स बन गए। अब इस पैरेललोग्राम को जब मैं कंप्लीट करता हूँ तो जो मेरे पास डायगोनल आ रहा है, डायगोनल हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 2a प्लस बी और प्लस a माइनस 2b को। तो ये उस पे ग्राफ पेपर पर ज़ाहिर है ज़्यादा क्लियर और अच्छे तरीके से बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास a प्लस बी जो है, तो a प्लस बी जो अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो 1 2 3 यूनिट यहाँ पे और b 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमारे पास a प्लस बी बन जाता है। लेकिन a प्लस बी का 0.5 है, इसका इसका हाफ है। तो मैं इसको इसकी जितनी भी लेंथ होगी उसको जब हाफ लूँगा तो उसके हिसाब से ये वेक्टर तकरीबन जो कि a प्लस बी का हाफ है, और इसकी लेंथ मैं पहले मेजर कर लूँगा रूलर से, जितनी भी लेंथ आती है उसके हाफ को लेके 0.5 ऑफ a प्लस बी। इसी तरीके से यहाँ पे जी 2a माइनस 2.5 बी है, तो 2a के हिसाब से चूँकि एक यूनिट 3 यूनिट एक जो हमारे पास है वेक्टर a वो 3 यूनिट्स का है, तो 1 2 3 वेस्ट की तरफ। उसके बाद जो है 2.5, तो हम जब 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 के साथ, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम 5 इज़ 15, 3 टाइम 2 इज़ 6, इसमें 7.5 यूनिट जो है वो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि माइनस डायरेक्शन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7.5 यहाँ पे तकरीबन। तो ये हमारा पहला वेक्टर हो गया 2a और माइनस 2.5 भी यहाँ पे नीचे आ गया 7.5 की तरफ। तो ये टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये जो है हमारे पास 2a माइनस 2.5 बी, ये हमारा आंसर आ गया। तो वेक्टर्स को जो है वो हमने बना के और उनको रिप्रेजेंट यहाँ पे करना है, उनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए से आपस में मिलाना है, जिससे हमें अपने रिजल्टेंट वेक्टर जो हैं वो हासिल हो जाएंगे। हमारे पास जो 8 पार्ट है उसमें 2a प्लस बी वेक्टर वो हमने पहले मालूम किया हुआ है। a माइनस 2b भी वेक्टर मालूम किया हुआ था, वो हमारे पास इस डायरेक्शन में था, और a माइनस 2b का जब हम नेगेटिव लेंगे तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब मुझे इन दो का सम मालूम करना है, तो मैं एक बार फिर पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करके यहाँ पे जो इसका डायगोनल बनेगा वो मेरा इन दोनों का सम हो जाएगा। यानी कि ये हमने a माइनस 2b का पहले नेगेटिव लिया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और उसके बाद इनफैक्ट जो ओरिजिनल a माइनस 2b था वो ये था जैसे हमने पीछे मालूम किया, और जब हम उसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद हमने दोनों वेक्टर्स के हिसाब से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करके जो हमारा डायगोनल था वो हमें जो है इस वेक्टर का आंसर दे देगा 2a प्लस बी और माइनस a माइनस 2b।
और फिर वही बात कि ग्राफ पेपर पर बहरहाल ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेगा। अच्छा, उसके बाद हमको क्वेश्चन 4 में एक वेक्टर ए गिवन है और उसके बाद उसके पैरेलल मुख्तलिफ फैक्टर्स गिवन हैं जिनके साथ हमने रिलेशन बनाना है। अब ये ए और बी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी को मैं माइनस ए लिख सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन का ही सिर्फ फ़र्क है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये सी है तो ये ए से डबल है, लेकिन डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो मैं इसको -2a लिख सकता हूँ। अब इसी तरह से ये हमारे पास डी है, वेक्टर डी, तो ये डायरेक्शन तो इसकी वही ए वाली ही है, लेकिन ये उसका 3 टाइम्स है, तो मैं इसको 3a लिख सकता हूँ। तो इस तरह के रिलेशनशिप पैरेलल वेक्टर्स में इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हों। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, और अगर हमारे पास वो उसके 2 टाइम्स या 3 टाइम्स है तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर साथ लगा देंगे। क्वेश्चन 5 में 5 का -7 और इसके गिर्द ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट जब होता है तो हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, और जब वेक्टर होता है तो हम उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। बात वही है, पोजीशन वेक्टर को इसको कहा जा सकता है कि 0 0 से स्टार्ट होकर 5 का -7 तक जो वेक्टर बन रहा है उसकी बात हो रही है। अब वो 5 का -7 को ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं। ट्रांसलेट का मतलब ये है कि इसके साथ जब ये वाला वेक्टर हम ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है कि इसकी पोजीशन अब चेंज हो जाएगी। जब पोजीशन चेंज होगी तो 5 0 के साथ ऐड होकर 5 हो गया, -7 -3 के साथ ऐड होकर -10 हो गया। तो अब इसका जो नया पोजीशन वेक्टर बन रहा है वो 5 का -10 हो जाएगा। इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन 6 में भी -5 4 जो है वो ओरिजिनल वेक्टर है, इसको हम ट्रांसलेट करवा रहे हैं 4 -3 से। तो 4 -3 जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो -5 और 4 मिलकर -1, और 4 और -3 मिलके +1। तो ये जो हमारे पास -1 नया वेक्टर है, इसको हम न्यू वेक्टर या ट्रांसलेटेड वेक्टर जो है वो कह सकते हैं। 6 में हमको ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स गिवन है और इनकी ट्रांसलेशन हो रही है विद 5 0 वेक्टर से। तो इनकी जो नई पोजीशन होगी तो वो आसान सी बात है कि हम इनके अंदर -4 6 में भी 5 0 अगर ऐड कर दूं तो हमारा आंसर आता है -4 और 5 मिल के +1, और 6 और 0 मिल के 6। एक्सक्यूज़ मी। तो इस हिसाब से इसकी नई पोजीशन होगी। इसी तरह से पॉइंट बी का भी, सी का भी, सी के अगर मैं ऐड कर दूं -6 में 5 0, तो मेरे पास -6 और 5 मिलकर -1, 1 और 0 मिलकर 1। तो ये इसकी नई पोजीशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट ट्रांसलेशन वेक्टर विल बी एडेड। तो हमें तो उस ट्रांसलेशन वेक्टर का नहीं पता जिसको -6 का हम 5 में ऐड करें तो आंसर क्या आ जाए जी, ऑरिजिन आ जाए, 0 0 आ जाए। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो ए बी है। तो ये हमारा अननोन ट्रांसलेशन वेक्टर है। अब ये ए का बी मालूम करने की खातिर मुझे ये करना होगा कि जो पहला वेक्टर है इसको उठा के दूसरी तरफ लेकर जाना होगा। दूसरी तरफ जाकर ये इसके साथ जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -6 और 5 तो एज इट इज़, लेकिन अब इसके बाहर जो है नेगेटिव साइन लगेगा। अब ये जो बाहर नेगेटिव साइन है तो हम प्लस की बजाय माइनस करेंगे, तो 0 माइनस माइनस +6 और 0 -5। तो जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसलेशन वेक्टर है वो हो जाएगा जी 6 -5। तो अगर हम इस वेक्टर के ज़रिए से ट्रांसलेशन कराएंगे तो -6 5 जो है वो 0 0 पर आके लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ए बी वेक्टर ए के बराबर गिवन है, बी सी वेक्टर बी के बराबर गिवन है, डी सी मालूम करना है। तो ये ए बी सी और डी पॉइंट ये हमारे पास ये है। तो डी सी की बात करें तो वो चूँकि ए बी के पैरेलल है, लिहाजा ये भी वेक्टर ए हो गया। देखें दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ये ए से बी की तरफ, ये भी डी से सी की तरफ। इस तरह से डी से जब हम ए की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन ये हो गई। तो ये चूँकि बी सी अपवर्ड है तो और डी ए उसके अपोजिट है, तो ये -b हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह से ए सी की अगर हम बात करें तो ए सी के हिसाब से पहले ए से बी की तरफ गए, फिर बी से सी की तरफ गए, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक a + b ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बी डी की बात करें तो बी डी के लिए हम पहले यूँ जाते हैं, ए की अपोजिट डायरेक्शन में तो -a, और फिर बी की ए डी की जो है वो बी सी की अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये -a और -b जो है हमारा वेक्टर हो जाएगा। तो बी डी पहले हम यूँ गए -a, फिर हम यूँ गए तो वो -b, क्योंकि ये वेक्टर b है तो ये भी वेक्टर b है, लेकिन डायरेक्शन उसकी यूँ आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो -b। इस तरह से ए ओ की तरफ जाएँ तो हमने पहले ए सी की तरफ जब हम गए तो a + b बना।
ए ओ चूँकि उसका हाफ है तो 1/2 ऑफ ए प्लस बी। तो जो हमारे पास वेक्टर ए बी था उसका हाफ जो है वो 1/2 ऑफ ए बी। बी ओ की बात करें तो बी डी का हाफ है और बी डी माइनस ए माइनस बी था तो 1/2 ऑफ माइनस ए माइनस बी। और फिर ए बी और प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी के लिए ए बी की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है वो तो है ए, और ए सी की जो हमने वैल्यू निकाली है वो चूँकि ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी का साम है तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी लिख दूँगा। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ए और ए मिलकर 2a हो गया और साथ में वेक्टर बी, तो ए बी प्लस ए सी वेक्टर 2a प्लस बी के बराबर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ओ पी जो है वो p प्लस क्यू है। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ओ पी है जिसको कि मैं p प्लस क्यू वैक्टर कह देता हूँ, और ओ क्यू जो है वो हमारे पास p माइनस क्यू वैक्टर है तो इसको हम ओ क्यू कह देते हैं। अब अगर हमें पी क्यू मालूम करना है तो पी क्यू वैक्टर जो है वो ओ क्यू माइनस ओ पी बाद के पॉइंट से पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करने से आता है। तो इसके हिसाब से मैं ओ क्यू की जब वैल्यू मालूम करता हूँ तो वो ओ क्यू हमको गिवन है पी माइनस क्यू और ओ पी हमको गिवन है जी पी प्लस क्यू। सिंप्लीफाई करने से बनेगा पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू। तो हमारे पास प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो गए और माइनस क्यू माइनस 2q। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जब पी एम की बात करें तो पी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी कि एम हमारे पास यहाँ पर है। तो अब पी एम अगर पी क्यू का हाफ है तो पी क्यू तो हमने निकाला हुआ है -2q, तो पी एम हमारे पास हो जाएगा 1/2 ऑफ पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू हमने निकाली हुई है -2q। 2 को कैंसिल कर देगा तो ये आंसर हमारा बन जाएगा -q। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरीके से जब हम क्यू एम निकालते हैं तो क्यू एम हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जो क्यू एम की बात हो रही तो क्यू से एम के लिए हम इस तरफ जब आते हैं तो उसके ये तरीका हो सकता है कि जो हमने पी क्यू निकाला है उसका अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो पी क्यू अगर हमारे पास -2q है तो क्यू एम जो है वो हमारे पास +2q हो जाएगा क्योंकि वो इसका अपोजिट डायरेक्शन बनती है। और सॉरी क्यू पी जो है, अब क्यू पी जो है वो पी क्यू का अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और जब हम क्यू एम निकालेंगे जो कि उसका हाफ है तो 1/2 ऑफ क्यू पी, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 ऑफ क्यू पी हमारे पास है जी 2q, तो 2 के साथ कैंसिल और आंसर आ जाएगा हमारे पास q। इसी तरीके से ओ एम जो है तो ओ एम हमारे पास, हम पहले यहाँ से ओ से पी की तरफ जा रहे हैं, ओ से पी की तरफ जा रहे हैं तो ओ पी प्लस पी एम। ओ पी है हमारे पास पी प्लस क्यू, और पी एम जो है वो हमने निकाला हुआ है -q, तो -q और +q कैंसिल हो गए तो आंसर हमारे पास आ गया +p। अच्छा, इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जी फाइंड ए बी। तो ए बी हम जब हम निकालते हैं तो बाद के पॉइंट से पहले जो हमारे पास पॉइंट होता है उसके ऑर्डिनेट माइनस करते हैं। तो 4 में से 1 माइनस होगा और 6 में से 3 माइनस होगा। क्योंकि x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 ये हमारे पास वेक्टर मालूम करने का फार्मूला है। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया जी 4 - 1 3 और 6 - 3 भी 3। या इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और अगर हम आई जे के फॉर्मेट में लिखें तो कामा से जो पहले है उसके साथ आई लिखते हैं और जो कामा के बाद उसके साथ जे लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो
ए बी x2 माइनस x1 माइनस 1, 4 का साइन चेंज कर देंगे, -4 -9 से जब -7 को माइनस करेंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे। ये बनेगा -5 कामा -2, और अगर हम इसको आई जे के फॉर्मेट में लिखें तो -5i -2j। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है फाइंड द यूनिट वेक्टर फॉर पी क्यू। सबसे पहले तो हम वेक्टर पी क्यू मालूम करते हैं। तो Q में से P को जो है हमने माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 -1, और फिर y2 माइनस y1 8 -4, ये बनेगा जी 3, 4, या हम इसको 3i + 4j भी लिख सकते हैं। अब पी क्यू का यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर पी क्यू को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करने से आता है। तो पी क्यू वेक्टर 3i + 4j डिवाइड बाय, जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 3i + 4j, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 जो कि 5 बन जाएगा। तो 3/5i + 4/5j, ये जो है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर हम अगले वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो बी का भी यूनिट वेक्टर, ये कैप जो है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे पिछले सवाल ही की तरह, -6i -8j डिवाइडेड बाय -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने से ये बनता है जी -6i -8j डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो -6i -8j डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट 10, तो वो सिंप्लीफाई करने से बनेगा -6/10i -8/10j, जो कि -3/5i और -4/5j। तो ये जो है हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन 13 में है कि xa + yb, तो x के साथ हमने 3i और -2j लगा देना है, और फिर b के साथ हमने i + 4j लगा देना है, और इसकी वैल्यू इसने दी हुई है जी i + 4j, सॉरी 4i -12j, तो 4i -12j के इक्वल हमने इसको लेना है। अब अगर मैं i वाली टर्म्स इकट्ठी करूं तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे y रह जाता है, i यहाँ पे और यहाँ पे ना, और इसी तरह से अगर j वाली टर्म्स इकट्ठी करूं तो इसके पास -2x और इसके पास 4y रह जाएगा, और ये हमारे पास 4i -12j। अब अगर मैं कंपेयर करूं i और j को, तो i का यहाँ पे कोएफिशिएंट है जी 3x + y जो कि 4 के बराबर है, और यहाँ पे -2x, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, और -2x + 4y = ये -12 हो गई। अब अगर मुझे इनकी वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इक्वेशन 1 को जी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ, तो 4 × 3 = 12x, और यहाँ पे +4y, और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें जी 4 के साथ तो 4 × 4 = 16, ये हमने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और मकसद ये था कि जो एक्सक्यूज़ मी कोएफिशिएंट 4 जो y के कोएफिशिएंट है वो बराबर हो जाए। अब साइन चेंज करने से 4y के साथ कट जाएगा, -12 और -2 -14x, और यहाँ पे -16 और -12 मिलकर -28, x की वैल्यू -14/-28 से आ जाएगी 2। ये 2 वाली वैल्यू जो है ये अगर मैं किसी एक में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो 3 × x की बजाय 2 + y = 4, तो y की वैल्यू बनेगी 4 -3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 वगैरह गिवन है। डी ई हमको मालूम करना है। डी ई से डी को जो है उसके ऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो डी ई में मैं x2 -x1 -3 और -3 फिर -5, और ये जो ऊपर वाला -2 इसका साइन चेंज कर देंगे +2, ये बनेगा जी -6
कामा -3, इसको हम -6i -3j भी लिख सकते हैं। और EF अगर मैं मालूम करूं इसके लिए पहले तो सॉल्यूशन में, तो EF के लिए मुझे -3 -0 और फिर -5 -5, ये बनेगा जी -3 -10। फिर मुझे EG मालूम करना है, तो EG के लिए 3 किससे -3 जब मैं माइनस करूँगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा +3, यानी कि एक का साइन चेंज करना होता है। और फिर यहाँ पे भी इसी तरतीब से 6 से -5, तो 6 + 5, यानी कि इस वाले -5 का हम साइन चेंज कर देंगे। ये बनेगा जी 6 और 11। अब बात यह है कि मुझे चूँकि 3EF और -2EG चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को -3 कामा -10 के साथ और 2 को EG के साथ, यानी कि 6 कामा 11 के साथ। ये बनेगा -9 -30, 6 टाइम 2 इज़ 12, 11 टाइम 2 इज़ 22। तो यहाँ पे बना -9 -12 -30 -22, जो कि सिंप्लीफाई करके बनता है जी -21 और -52। इसी तरीके से DF -EF + 2FG, तो DF पहले मैं मालूम करता हूँ। DF हमने मालूम करने की खातिर D से F तो 0 -3, और यानी कि हम पहले यूँ गए, उसके बाद फिर F माइनस माइनस प्लस, ये वाला जो -2 +2 हो जाएगा, ये बनेगा जी -3 और 7। इसी तरीके से मैं EF मालूम करता हूँ, तो EF मालूम करते हुए x2 -x1 0, और ये -3 जो है +3 हो गया, यानी कि हम यूँ जा रहे हैं। तो 5 माइनस माइनस, ये वाला -5 + 5 हो जाएगा, तो ये बनेगा जी 3 कामा 10। और इसके बाद EF के बाद मुझे FG चाहिए, तो FG मालूम करने की खातिर 0 -3, यानी कि अब हम यूँ जा रहे हैं। फिर 5 -6, तो ये बनेगा -3, 5 -6 -1। अब DF -EF + 2FG, तो DF की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है -3 कामा 7। फिर है EF की वैल्यू हमने निकाली है 3 कामा 10। और 2FG, तो FG को अगर मैं 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, -3 -1, तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है। इसको अब मैंने सिंप्लीफाई करना है। -3 और -2 3 ज़ार 6, इस तरह से 7 + 10 कामा के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं, और 2 × -1 -2, इससे बनता है -3 -3 -6 -6 -6 -12। और इसको लिख सकते हैं 7 + 10 17 17 -2 15। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखें तब भी ठीक है, और -12y + 15 जे इस फॉर्मेट में भी लिखें तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें a और b की वैल्यू गिवन है। दोनों वेक्टर्स को हमने 2a - 3b के हिसाब से इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2a की वैल्यू है हमारे पास 3i + 5j, और b की वैल्यू है 2i - 4j। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 6i + 10j -6i +4 10 3 is 12 12j। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 6i -6i के साथ कैंसिल, और +10j और +12j 22j। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से बाकी सारे सवाल भी हैं। मैं इसका लास्ट पार्ट और कर रहा हूँ। a का मैग्नीट्यूड -b का मैग्नीट्यूड, तो इसमें जो a का मैग्नीट्यूड होता है वो हमें निकालना आता है कि रियल पार्ट स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 16, तो 25 जो कि 5 आ गया। और b का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो 2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर,
ये बनता है जी 2 का स्क्वायर 4 और 16 तो √20। तो हमारे पास इसको 20 को अगर मैं वैल्यू इसकी निकालूं तो ये किया जा सकता है कि मैं 4 × 5 यानी कि 2 √5 लिख दूं। अब अगर मुझे a माइनस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है तो इसकी a मैग्नीट्यूड 5 है, माइनस बी मैग्नीट्यूड 2 √5 है। तो ये हमारा जो है वो परफेक्ट आंसर आ गया। और अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जी फाइंड पी फॉर विच यू एंड वी आर पैरेलल। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। अब u की वैल्यू हमको 3i + 6j गिवन है और v की वैल्यू हमारे पास i + pj है। तो हमारे पास इसमें अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये बनता है जी i + 2j = लैम्डा × i + pj। तो हमारे पास यहाँ पे i + 2j आ जाएगा λ/3 × i + pj। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो है कंपैरिजन के हिसाब से λ/3 p के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास 2 की वैल्यू आनी चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में p की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो मैं इसको तो अगर हम पुट करें p = 2 तो ये वाले दोनों वेक्टर सेम आ जाएंगे और एक वेक्टर दूसरे का जो है वो स्केलर मल्टीपल भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से λ/3 को अगर हम स्केलर मल्टीपल ले लें तो p की वैल्यू 2 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है a और b की वैल्यू गिवन है और c की वैल्यू गिवन है। हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है a + b + 2c के हिसाब से। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, a की वैल्यू है ये 2i - 4j + b की वैल्यू i - 2j और 2c की वैल्यू हो जाएगी 1,3 के हिसाब से i + 3j। और सिंप्लीफाई करने से 2i, यहाँ पे ये वाला i इकट्ठा कर लेते हैं और ये वाला 2i लाइक टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर दिया। फिर यहाँ पे -4j, इसमें है -2j और यहाँ पे 2 3 6j। तो 2i + i + 2i ये 5i हो जाएगा और यहाँ पे -4i -4j -2j और +6j ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको u ले लेता हूँ फ़र्ज़ करें, तो u कैप या जिसको कि हम यूनिट वेक्टर कहते हैं वो होता है वेक्टर u डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो 5i को उसके हम जब मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास i का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, j है ही नहीं। तो 5i और यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 5 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर i आ गया। इसी तरीके से हमको 2a - b के लिए जो है वो इसके पैरेलल 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मालूम करना है। तो सबसे पहले तो मैं 2a - b की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। तो 2a की वैल्यू है जी i - 3j -b की बजाय 2i + 4j। अब मेरे पास ये बना जी 2i और -2i और यहाँ पे -6j और -4j +2i और -2i को उसको कैंसिल कर देंगे, -6j और +-4j -10j हो गया। अब अगर मैं इसका इसको अगर फ़र्ज़ करें मैं u कह देता हूँ, तो u का यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर u डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो -10j डिवाइडेड बाय i है नहीं, उसका कोएफिशिएंट हम नहीं लेंगे, j का कोएफिशिएंट -10 है, -10 का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और पावर इवन की वजह से नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास सिर्फ 10 रह गया, 10 को काट देगा तो आंसर आ गया जी -j। अब ये जो -j है तो हमारे पास वेक्टर का जो रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो होगा 4u, क्योंकि जो दो वेक्टर अगर हमारे पास पैरेलल हों तो उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं। तो अब हमारे पास इनके यूनिट वेक्टर तो सेम है -j, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चूँकि 4 है तो ये बनेगा 4 × -j विच इज़ इक्वल टू -4j। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दो फोर्सेस हैं। 45 डिग्री के जो बेरिंग है उस पर एरोप्लेन है जिसकी स्पीड 380 माइल्स पर आवर है
और 135 के बेरिंग पे स्पीड ऑफ विंड है जो कि 50 माइल्स पर आवर है, इनका रिजल्टेंट ही। तो एरोप्लेन की जो स्पीड होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से होगी। तो वो हमारे पास, अगर मैं इनका पैरेललोग्राम ला के ज़रिए से इसको इकट्ठा करूं तो हमारे पास वैल्यू आती है। यहाँ पे मैं इसको अगर थ्योरेटिकली करूं तो मुझे दोनों के जो फर्स्ट वेलोसिटी है उसमें 380 और कॉस ऑफ 45, ये हमारे पास आई का कोएफिशिएंट हो जाएगा, और 380 और साइन ऑफ 45, और ये हमारे पास जे का कोएफिशिएंट हो जाएगा। इससे हमारे पास वेलोसिटी बनती है 380 इंटू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 0.7 और साइन 45 की वैल्यू भी हमारे पास 0.7। तो दोनों को 380 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आती है जी 268.7, और यहाँ पे भी 268.7 जे। तो ये हमारे पास जो है वो एरोप्लेन के जो वेलोसिटी है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए, एक्सक्यूज़ मी। और अब हमारे पास जो दूसरी वेलोसिटी है ये तो फॉर एरोप्लेन, और ये अब फॉर विंड। अगर हम विंड के जो हमारे पास वेक्टर बन रहा है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालें तो 50 कॉस ऑफ 135 आई और प्लस 50 साइन ऑफ 135 जे। तो इससे हमारे पास विंड की वेलोसिटी के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आते हैं, इसको अगर हम कैलकुलेटर से करें तो सिंप्लीफाई करके 50 कॉस 135 जो है वो -35.35, और 50 साइन 135 सिंप्लीफाई करके 35.35। तो अब अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी जो कि बनती है वो v1 प्लस v2 के हिसाब से बनेगी, तो मुझे इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ऐड करना है। तो 268.7 माइनस 35.35, ये बनता है जी 233.35, ये आई हो गया। और इसी तरीके से जो मेरे पास जे के कोएफिशिएंट्स हैं दोनों वेलोसिटीज़ के, उनको ऐड करने से 268.7 और प्लस 35.35, इससे बनता है 304.05 जे। अब इस वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो बनता है जी 233.35 का स्क्वायर प्लस 304.05 का स्क्वायर, जिससे कि वेलोसिटी हमारे पास बनी 235.35 स्क्वायर प्लस 304.05 स्क्वायर। तो ये बना है जी 147,836। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो 384.49। तो ये जो है हमारे पास एवरेज जो वेलोसिटी बनती है दोनों को मिला के, यानी कि एरोप्लेन की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी को मिला के। नंबर 20 में जो है वो 30 डिग्री का पहले एक ट्रक ने बेरिंग बनाया। तो नॉर्थ के साथ अगर उसका 30 डिग्री है तो इसके साथ जो है एक्स एक्सिस 60 डिग्री होगा, और 15 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। तो D1 अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास बनेगा जी 15 कॉस ऑफ 60 प्लस 15, और ये आई कंपोनेंट हो गया, और 15 साइन ऑफ 60, और ये इसका जे कंपोनेंट हो गया ओ से ए तक अगर वो ट्रक जाए। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो cos 60 की वैल्यू होती है जी 0.5। तो cos 60.5 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये बनता है जी 7.5 आई। और इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू होती है 8.66। इसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 12.9 जे।
और इसके बाद हमारे पास वो उसने वेस्ट की तरफ जो है वो मूव किया है, तो वेस्ट की तरफ जब वो जाएगा तो बेरिंग के हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे जो उसका एंगल अब बनेगा, तो ये बिल्कुल 180 डिग्री पे वो इस तरफ मूव करेगा, -90 डिग्री, यानी कि इस तरफ जब जाएगा तो नॉर्थ के साथ जो -90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो D2 हमारे पास हो गया, और 8 इंटू कॉज ऑफ -90 आई, और 8 इंटू साइन ऑफ -90 और J। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो कॉज ऑफ 90 जो है वो ज़ीरो होता है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, और साइन ऑफ -90 के हिसाब से हमारे पास बना साइन ऑफ -90 -1, तो -8 इंटू -1J, तो ये हमारे पास हो गया जी -8J। ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। डी जो है इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम निकालें तो D1 प्लस D2, तो 7.5 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसके साथ यहाँ पे दूसरा आई का कंपोनेंट नहीं है, 7.5 आई, और यहाँ पे जे के क्वेश्चन को इस जे के क्वेश्चन के साथ जब ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है जी 12.9 और -8, तो 4.9 जे। और अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ, तो 7.5 का स्क्वायर और 4.9 का स्क्वायर, तो ये बनता है जी 7.5 स्क्वायर प्लस 4.9 स्क्वायर 80.26, और अगर स्क्वायर रूट ले लें इसका तो 8.95, तो 8.95 जो है इसका हमारे पास इसका यूनिट हम लगाएंगे किलोमीटर। तो ये इस वक्त 8.95 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जो ट्रक है फ्रॉम जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर हम ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लें। अब बेरिंग की बात वो कर रहा है, तो यहाँ पे इस वक्त इसके लिए जो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर मैं ले लूँ तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो आई का कोएफिशिएंट है जे जो का कोएफिशिएंट है 4.9 डिवाइड बाय बेस 7.5, तो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4.9 ओवर 7.5, तो ये बनता है जी शिफ्ट, और टेंजेंट इनवर्स शिफ्ट इनवर्स 4.9 डिवाइडेड बाय 7.5, तो 33.15 जो है नॉर्थ के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो 33.15 होना चाहिए।